मेडिकल कॉल एडवोकेट तुम संघर्ष करो। राज्य सरकार को जिंदाबाद जिंदाबाद। तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायणा गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी गुरुजन और सभी नेतागण के चरणों में वंदन करते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। साथियों, पहले तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग बाद में बात कर लें, 2 मिनट, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट, क्योंकि वरना आना बेकार हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूं कि आप लोग जो नाम के नारे लगाते हैं, जैसे मेरे साथियों ने भी मेरे नाम का भी नारा लगाया, मेरा निवेदन है किसी नेता के नाम के नारे लगाने बिल्कुल बंद कर दो। जब हम लोग नेताओं के नाम के नारे लगाते हैं, नेताओं को मजबूत करते हैं, यानी कि जब हम व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है। व्यक्ति कल को बिक जाए, डर जाए, बीमार हो जाए या गद्दार हो जाए, तो आपने अगर केवल व्यक्तियों को मजबूत किया तो विचारधारा पीछे छूट जाएगी, समाज पीछे छूट जाएगा। कोई भी व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कभी भी समाज से बड़ा नहीं हो सकता। और हम लोगों को चाहिए कि हम व्यक्तियों से ना जुड़े, हम लोग विचारधारा से जुड़े। हमारे पूर्वज इतनी कीमती विचारधारा के मालिक हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री पर आधारित पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले हमारे समाज के महापुरुष और गुरु लोग हैं। पूरे दुनिया को मानवता और शांति का संदेश भारत से गया, हमारे महापुरुषों ने दिया। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आप लोग अपने परेशानियों के कारण को तो समझने की कोशिश करो। हमारे समाज के दुख के कारण क्या है? अगर अपने समाज के दुख के कारण को नहीं जानेंगे तो क्या समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? क्या आप लोग अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाते हो, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अंदाजे से आपकी समस्या सुन के दवाई दे देता है और दवाई खाने के बाद आपको जब इलाज ठीक नहीं होता तो आप वापस डॉक्टर के पास जाते हो नहीं जाते हो? जाते हो ना। जब डॉक्टर के पास वापस जाते हो तो वो सोचता है कि जो दवाई जिस बीमारी की समझ के दी थी, इनको आराम नहीं लगा, इसका मतलब इनकी बीमारी वो नहीं थी जिसकी दवाई दी। तो डॉक्टर उसकी बीमारी की सही जानकारी निकालने के लिए, बीमारी को डायग्नोज करने के लिए कई प्रकार के टेस्ट कराता है। ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है। वो सारे टेस्ट इसलिए कराता है ताकि बीमारी के असल कारण को पहचान सके और उसके बाद इलाज करे तो इलाज ठीक हो जाएगा। जब टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट आती है और बीमारी के असली कारण की जानकारी हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर इलाज करता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप अंदाजे से दवाई दोगे और बीमारी का सही कारण नहीं जानोगे तो क्या आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी ना। तो भाई पहले इलाज करने से पहले बीमारी के कारण को तो जान लो। कभी तो इस बात पे हमारे समाज में चर्चा होनी चाहिए
कि हमारे समाज के लोगों के स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उसके बावजूद भारत में जितने कॉलेज और स्कूल हैं, हम उनमें किसी के भी मालिक क्यों नहीं बन पाए। देश में जितनी खेती के योग्य भूमि है, हम लोग खेती की योग्य भूमि के मालिक क्यों नहीं बन पाए। देश में तमाम तरह की खनिज पदार्थों की खानें हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, खनिज पदार्थों से उत्खनन होता है, और इन प्राकृतिक संसाधनों से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है। आपने कभी सोचा है कि आप लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? आप देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों नहीं हैं? कोई एक आदमी मुझे बता दे, क्या जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? मां के पेट से लेकर तो पैदा नहीं हुआ ना। जब मां के पेट से लेकर खेत की जमीन पैदा नहीं हुआ, मां की पेट से लेकर प्राकृतिक संसाधन लेकर पैदा नहीं हुआ, तो फिर देश में कुछ ही लोग खेत के जमीन के मालिक क्यों हैं? देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? उसमें इस देश के मूल निवासियों का हिस्सा कहां है? उनका हक किसने मारा है? क्या इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि हमारे समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? हमारे समाज के लोग पढ़ाई लिखाई में उतने आगे क्यों नहीं आ पाए? जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश करोगे तो इनका कारण देश के धर्मशास्त्रों में मिलेगा। जिन धर्मशास्त्रों में पूरे समाज को 4 वर्ण में बांट दिया। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं या तो बाहर चले जाएं, और मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो मैं बाहर चला जाता हूं। कुछ लोग पीछे बात कर रहे हैं आपस में, तो बात करनी है तो मैं बाहर चला जाता हूं या आप चले जाओ। क्योंकि ये पूरे देश के कोने कोने में जाकर रोज अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज को बीमारी का कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो सके। तो थोड़ा सा समय दे दो, ज्यादा लंबा टाइम लूंगा नहीं। तो साथियों, जब हम अपने देश के धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, वही धर्मशास्त्र कहते हैं देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। और वही धर्मशास्त्र कहते हैं देश के शूद्रों और अछूतों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। वही धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं देश के शूद्रों और अछूतों को व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। और ये व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान के आने से पहले 3,500 साल तक हमारे देश के 90% लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो शूद्र या अछूत में आते हैं, और उसमें महिलाओं को भी जोड़ लो, महिला किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, भारत में महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का और संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसका मतलब 90% लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, धर्मशास्त्रों में बंदिश लगा के रखी, ना व्यापार करने का अधिकार था, और ना ही संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था। इसकी वजह से 3,500 साल की इन बंदिशों की वजह से हमारे लोग ना तो खेत की जमीन के मालिक बन पाए, ना हमारे लोग व्यापारी बन पाए, ना हमारे लोग शिक्षण संस्थानों के मालिक बन पाए, ना ही हमारे लोग व्यापारी बन पाए। इस वजह से हम लोग इतने पिछड़ गए। लेकिन भला हो
ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। और एक और ध्यान रखना, हमें कोई पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिला आज तक। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में व्यवस्था करके हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते ना खोलते, हमारे संपत्ति रखने के रास्ते ना खोलते, संविधान में हमारे लिए नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में और राजनीतिक कुर्सियों पर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, तो जिस तरह 3500 साल तक हमारे लोग गुलाम रहे, पढ़ाई लिखाई से, व्यापार से, संपत्ति से दूर रहे, अगर हमारे मुक्ति का, हमारे विकास का रास्ता किसी ने खोला तो वो केवल और केवल अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खोला। जब पढ़ने का रास्ता खुला और साथ में रिजर्वेशन मिला, तो पढ़ लिख कर हमारे लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे। और राजनीतिक रिजर्वेशन की वजह से ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी और मंत्री बनने लगे। यहां तक कि 2 राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से और 1 राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से बन गए। देश के सुप्रीम कोर्ट में 1 सर्वोच्च न्यायाधीश बन गए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे 2 जज हैं। कितने ही कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रास्ता खोला तो हम जज भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, कलेक्टर भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, साइंटिस्ट भी बन गए। इसका मतलब काबिलियत तो हमारे समाज में पहले से थी, लेकिन हजारों साल से उस धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पाए। और जब मौका मिला तो इतनी काबिलियत अर्जित की कि हमारे समाज के लोगों ने भारत का भी संविधान लिख डाला और पाकिस्तान का भी संविधान हमारे समाज के लोगों ने लिख डाला। इसका मतलब काबिलियत की कमी हमारे समाज में नहीं है। हमारे समाज के लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं, पैदाइशी जन्मजात इंजीनियर। हमें किसी के यहां जाकर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। हम लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं। मरे हुए जानवर की खाल उतारकर, उसको गलाकर, कलर करके उसी खाल से जूते बना देते हैं, उसी से बेल्ट बना देते हैं, उसी से कैप बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं, उसी से बैग बना देते हैं। यह काबिलियत किसी और समाज में नहीं। खेत के अंदर कपास उगाते हैं, कपास से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़े बनाते हैं और कपड़े को सिलते भी हमारे समाज के लोग हैं। तो ये इंजीनियरिंग हमने कहीं और से नहीं सीखी। ये तो पैदाइशी इंजीनियरिंग हमारे बाप दादाओं से हमने सीखी है। देश के अंदर जितनी इमारतें हैं, जितने फ्लाईओवर हैं, जितने अस्पताल हैं, जितने कॉलेज और स्कूल हैं, सबका निर्माण मजदूर के तौर पर, बेशक हम उद्योगपति ना हो, बेशक हमारी जेब में पैसा ना हो, लेकिन जितनी भी इमारतों का निर्माण किया है, फ्लाईओवर का निर्माण किया है, सड़कों का निर्माण किया है, अस्पतालों का निर्माण किया है, कॉलेजों का निर्माण किया है, ये मजदूर के तौर पर मेरे समाज के लोगों ने किया है। इसका मतलब हमारी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह मत लगाना। जब जब हमारे समाज के लोगों को मौका मिला तो उन्होंने अपनी काबिलियत के झंडे बुलंद करके दिखाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो भारत का संविधान लिख दिया। प्रोफेसर जोगेंद्र नाथ मंडल को मौका मिला तो पाकिस्तान का संविधान लिख दिया। और जब हमारी बेटी तीना डाबी को मौका मिला तो सिविल सर्विसेज में आईएएस में ऑल इंडिया को टॉप कर दिया। फिर से हमारे एक बेटे को मौका मिला, सोनकर को, उसने सिविल सर्विसेज में, हमारे एक बच्चे ने सिविल सर्विसेज में टॉप कर दिया, नीट के अंदर टॉप कर दिया, जेई मेन के अंदर टॉप कर दिया। इसका मतलब काबिलियत की, हमारे काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह मत लगाना। हमारे अंदर काबिलियत कूट कूट के भरी है। ये लोग कहते हैं ये काबिल नहीं है। अरे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हम काबिल नहीं है ये तुम कह रहे हो। हम काबिल इसलिए नहीं बन पाए कि हमें हजारों साल तक मौका नहीं मिला।
लेकिन तुम तो हजारों साल से देश के संसाधन पे काबिज थे, तुम तो हजारों साल तक देश के हुक्मरान थे, तुम तो हजारों साल तक देश के राजा रहे। फिर कौन सी बात है कि भारत बार बार गुलाम हुआ? इसका मतलब जो राजा थे उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं थी। वो अपने आप को योद्धा कहते होंगे, वो गुलाम हैं, वो डरपोक और कायर हैं, इसलिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर हमारी बहन बेटियों का कत्ल करते हैं। अरे तुम इतने ही काबिल हो तो विदेशियों ने आकर भारत पे बार बार आक्रमण क्यों किया? कभी गुलाम वंश, कभी तुगलक वंश, कभी खिलजी वंश, कभी मुगल, कभी अंग्रेज। बार बार देश को तुमने गुलाम बनाया क्योंकि तुम योद्धा भी नहीं हो। योद्धा तो हमारे समाज के मेहनतकश मजदूर लोग हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीमारी का कारण है हम लोगों को अंधविश्वास की भट्टी में झोंक दिया, पाखंडवाद में झोंक दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं, कावड़ लेने वाला कोई करोड़पति देखा है आज तक? एक भी बता दो कोई करोड़पति कावड़ लेने जाता हो? अरे जिसके पास भरपेट खाना नहीं है, जिसके पास ढंग का कोई रोजगार नहीं है, उनके बच्चे फैक्ट्रियों से जो मजदूरी करते हैं 15-15 दिन की छुट्टी लेके कावड़ लेने जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो भाई? अरे जो एसी रूम के अंदर बैठकर करोड़ों अरबों कमा रहे हैं वो तो कावड़ लेने नहीं जाते। तुम्हारे पास इतना टाइम क्यों है कि अपना रोजगार भी छोड़ते हो और फिर ऐसे काम में अपना जीवन लगा रहे हो जिस काम से आपके जीवन में कोई तरक्की होने वाली नहीं है। जिन लोगों ने हमारे समाज में तरक्की की है वो मेहनत से लिए, पढ़ लिख कर की है। लेकिन यहीं पे एक सवाल पैदा होता है। हम लोगों ने सर्वे करवाया, प्रोफेसर माने जी इस बात के गवाह हैं, मट्टू जी भी उसमें, मुझे लगता है इन्होंने भी पूरा उसको स्टडी किया है, अपने पृथ्वी सिंह जी ने भी स्टडी किया। मुझे लगता है जितने मंच पे बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं बहुत से लोगों ने शायद वो रिपोर्ट पढ़ ली होगी। हम लोगों ने एक सर्वे करवाया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जितने जज हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। देश में जितने सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर हैं, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। हमारे सर्वे में निकलकर आया 98% लोग जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हैं, जो सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, 98% से ज्यादा सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पक्षपात तो होता था, पर पक्षपात इतना होता था कि हमारे गरीब बच्चों को पीछे बिठा देता था टीचर, अपने जाति के या अमीर बच्चों को आगे बिठा लेता था। लेकिन जब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता तो टीचर सबको एक जैसा था ना। तो जिस बच्चे में प्रतिभा होती थी, दम होता था, वो हमारे गरीब परिवार का बच्चा पीछे बैठकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह वहां से भी पढ़ के इतिहास लिखने का काम करता था। तो फिर ये प्राइवेट स्कूल कहां से आ गए जब सारे सीनियर जज, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट सब स्कूल कहां से आ गए? प्राइवेट कॉलेज कहां से आ गए? आपने देखा होगा किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जब भर्ती हो जाते हैं, इलाज होता है, जब स्थिति बिगड़ती है, लगता बचने वाला नहीं है, तो उसी प्राइवेट बड़े से बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कोई जान पहचान हो तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। इसका मतलब काबिल डॉक्टर भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल में और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, उन्हें एग्जाम पास करना होता है, और एग्जाम पास वो कर पाता है जो काबिल होता है। जो काबिल नहीं है उसका सरकारी नौकरी नहीं लगती, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज्यादा है। यानी एक मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ लें तो एक बच्चे की पढ़ाई के लिए एक महीने के अंदर 8 से 10 हजार रुपया चाहिए, और 2 बच्चे हों तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपया केवल 2 बच्चों के पढ़ाने के लिए चाहिए। और हमारे समाज के 99% लोग ऐसे हैं
जिनके पूरे परिवार की महीने की इनकम जोड़ लें तो 10,000 से 20,000 के बीच में हमारे समाज के 99% लोगों की इनकम है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो इसका मतलब यह हुआ हमारे 99% लोगों के पूरे परिवार की इनकम 10,000 से 20,000 के बीच है। तो क्या हमारे 99% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते ना। कहां पढ़ेंगे उनके बच्चे? सरकारी में पढ़ेंगे। तो उनके मन में यह तकलीफ हो गई कि ये जो हजारों साल से हमारे गुलाम थे, बेजुबान जानवर की तरह रहते थे, पिटते रहते थे, लेकिन आवाज नहीं उठाते थे, जिनके पास कोई साधन नहीं था, जिन्होंने हजारों साल हमारी गुलामी की, आज इनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज इनके लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बन गए। हमारे अफसर बन के हमारे बगल में या हमारे सर पे बैठ गए। वो लोग तो बल्कि शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करना चाहिए। वो तो हमें कहते हैं कि पैर की जूती सर पे आ गई। सुना भी होगा आपने। उनके मन में तकलीफ पैदा हो गई कि अगर इसी तरह गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। यहां से जिनके बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हो उनको पता होगा इंजीनियरिंग में 1 साल की फीस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, सारा खर्चा जोड़ लें तो 1 साल का इंजीनियरिंग का एक बच्चे का खर्चा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए महीना मिनिमम है। और 4 साल का कोर्स है। 4 साल का कोर्स डिग्री इंजीनियरिंग की कराने के लिए एक मां बाप को 10 से 12 लाख रुपया कम से कम चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे समाज के 99.5% लोग 10-12 लाख रुपए का खर्चा एक बच्चे की पढ़ाई का, इंजीनियरिंग का उठा सकते हैं क्या? तो ये साजिश किसने की? अभी कुछ साल पहले तक तो 10-10, 15-15 हजार रुपए फीस थी। ये अचानक 4-5 साल के अंदर 2-2, 2.5 लाख रुपए फीस कैसे हो गई? एक्चुअली ये साजिश हमारे समाज के खिलाफ रची गई है कि भैया पढ़ लिख के पढ़ के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो रहे हैं, मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, जुडिशरी में सेलेक्ट हो रहे हैं। इनको रोकना है तो एक ही तरीका है, प्राइवेट स्कूल भी खोल दिए फिर भी नहीं रोक पा रहे इनको। एक ही तरीका, फीस इतनी महंगी कर दो कि इनका बच्चा अगर पास होकर कंपटीशन में सेलेक्ट भी हो जाए, एडमिशन का ऑफर भी हो जाए तो पैसे का इंतजाम ना कर पाए और उसकी पढ़ाई छूट जाए। यानी हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब ना हो जाए, इसलिए साजिश हमारे पूरे समाज के खिलाफ रची गई है। हम लोग राजनेताओं के पीछे लग रहे हैं, नेताओं के नारे लगा रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जब ये इतनी महंगी पढ़ाई हो रही थी, जब देश के सारे संस्थान बेचे जा रहे थे, जब हमारा रिजर्वेशन खत्म करके ठेकेदारी प्रथा लागू की जा रही थी, तो संसद और विधानसभाओं में जो हमारे एमपी और एमएलए और मंत्री बैठे थे वो चुप क्यों थे? क्या वो गद्दार नहीं साबित हुए? उनकी आंखों के सामने हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दिया। उनकी आंखों के सामने हमारे बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज कर दी, रेलवेज बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। धीरे धीरे सब कुछ बेचकर और जो बिक गया वहां हमारा और आपका बच्चों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम बिजनेस कर लें। यानी एक साजिश ऐसी रची कि हमारे बच्चों से पढ़ाई भी छीन ली। और दूसरी रची, 5th पे कमीशन में इन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। जो हमारे लोग सफाई कर्मचारी, चपड़ासी भर्ती हो जाया करते थे कि वो चपड़ासी भी पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है नौकरी में आके, उसके चपड़ासी के मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो इनको रोको। तो धीरे धीरे सरकारी संस्थान भी प्राइवेटाइज कर दिए और 5th पे कमीशन में कानून बनाया, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह बैन, अब ठेके पे भर्ती होगी। यानी पक्की नौकरी चपड़ासी भी लग जाती थी तो घर तो चल जाता था। वो भी जो सीनियर चपड़ासी हैं, जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं, आज की डेट में उन्हें भी 40-50 हजार रुपए महीना मिल रहा है। अब जब वो ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी और 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को ठेके पे दे दिया, अब वही आदमी जिसको 30-40-50 हजार रुपए मिलना चाहिए, उस आदमी को 8-10 हजार रुपए मिल रहा है। घर चल जाएगा क्या 8-10 हजार में?
क्या वो खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? यानी मैं कम बोल के इतना समझाना चाहता हूं, हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा छल हुआ। पहले देवासुर संघ